हेलो बच्चों, आज हम लोगों को टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन करना है और जिसके टॉपिक थे जीरो ग्रुप रिएक्शन मैकेनिज्म, पॉलीमराइजेशन और ड्रग्स। एनवायरमेंटल के क्वेश्चन नहीं थे, वो फिर कभी देख लेंगे। तो आइए, आपने लगभग 20 क्वेश्चन मुझसे इसमें पूछे हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2। लकीली आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण इनर्ट गैसेस जो होती हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और कंप्लीट ऑक्टेट है। इसलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी कितनी होती है? 0। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत कितनी होती है? 0। क्यों 0 है? भैया मेरा ऑक्टेट पहले से पूरा है, मुझे किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं। जब जरूरत ही नहीं है तो उसके प्रति चाहत भी क्या होती है? 0 होती है। इसीलिए इनर्ट गैस के जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं ताकि वो अपने एनायन में कन्वर्ट हो जाए, तो बच्चों ऑक्टेट आपने डिस्टर्ब कर दिया। पहले ज़्यादा स्टेबल थे, अब ये लेस स्टेबल हो गए, इसलिए प्रोसेस एक्सोथर्मिक नहीं होता है, ये एंडोथर्मिक होता है। मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बच्चों होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन इनर्ट गैसेस के केस में प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का साइन होता है पॉजिटिव। अब ज्यादा डिफिकल्टी किसमें है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन के केस में। तो हम कैसे बच्चों को याद कराते हैं? देखिए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो घटती जाती है। यूजली ऐसा होता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती जाती है। तो आपने इसको ऐसे याद कर लिया। अब धीरे से क्या करिए, इस हीलियम को उठा के सबसे पीछे ले जाइए। कहने का मतलब नियन, आर्गन और क्रिप्टन का ऑलमोस्ट बराबर होता है। क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन और हीलियम। हम कहना ये चाहते हैं कि नियन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोस्ट पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोस्ट पॉजिटिव मतलब प्रोसेस इज मोर एंडोथर्मिक। प्रोसेस जितना ज्यादा एंडोथर्मिक होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में उतनी डिफिकल्टी होगी। मोर डिफिकल्टी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। वही हीलियम के केस में देखिए, हमने इसका सबसे पीछे इसको लिख रखा है, मतलब लीस्ट पॉजिटिव। लीस्ट पॉजिटिव का मतलब लीस्ट एंडोथर्मिक। कहने का मतलब यह है कि इन सारी इनर्ट गैसेस में नियन में इलेक्ट्रॉन डालना सबसे डिफिकल्ट होगा और हीलियम में इलेक्ट्रॉन डालना सबसे आसान होगा, राइट। तो ऐसे मैं याद करवा देता हूं। समझाने को बेटा बनावटी हम समझा सकते हैं आपको कि हीलियम सबसे पीछे क्यों चला गया। सच्चाई बच्चों लेकिन ये है कि ये आपको याद करना है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है कि हीलियम का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लीस्ट पॉजिटिव होता है। मतलब इनर्ट गैसों में हीलियम में इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करोगे तो आसानी से ऐड हो जाएगा, और नियन में अगर ऐड करोगे तो बहुत डिफिकल्टी से ऐड होगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, कोई तरीका इसको नहीं है समझने का, याद ही करना होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद मैंने कराया कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, आपने घटा दिया, फिर हीलियम को उठाकर सबसे पीछे ले गए। ओके, तो नियन का केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोस्ट पॉजिटिव होगा, मोस्ट एंडोथर्मिक होगा, मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, वाइल हीलियम के केस में सबसे आसान होगा। तो आपसे पूछा है मोस्ट
एंड लीस्ट एंडोथर्मिक, तो मोस्ट एंडोथर्मिक है नियन और लीस्ट है हीलियम, राइट। लकली इसमें आंसर पहले से लगे हुए हैं, शायद ऑपरेटर आंसर हटाना भूल गया है, तो थर्ड इज द राइट आंसर, राइट। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा, जिसको ना मालूम ये चीज नोट्स में अच्छे से लिख ले, आल्दो मेरे नोट्स में मैंने ये सब पढ़ा रखा है आपको। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन, अच्छा ये वाला सवाल, ओके, ये एनसीईआरटी से सवाल मैंने बनाया था एक्चुअली में। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप बस कंफ्यूज हो गए। जरा इन फिगर 1 को देखिए आप, अगर इस कार्बन की देखिए 3 तो सिग्मा बनाए हैं और 1 ये पाई बनाया है, तो टर्मिनल वाला कार्बन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड। इसको देखो ये एक H लगा है इसके पास, अच्छा, फिर सिंगल बॉन्ड से फिर CH लगा हुआ है और इस CH और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है। अरे यार, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, दिस इज पाई पाई कंजुगेशन। आपको मालूम है ये वाले पाई बॉन्ड टूटेंगे और इनके जो हाफ फील्ड पी खाली होंगे वो आपस में हाथ मिला लेंगे, तो दिस इज द केस ऑफ पाई पाई कंजुगेशन। तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो पाई पाई कंजुगेशन को डिनोट कर रहा है। अगर हम यहां से आपको दिखाएं तो ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों हाफ फील्ड क्या करेंगे, आपस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो फिगर ए डिनोट कर रहा है पाई पाई कंजुगेशन। आइए देखते हैं फिगर 2 क्या डिनोट कर रहा है। इस कार्बन को देखिए, इसके पास 2 H है और एक प्लस चार्ज है, CH2 प्लस। ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास 3 H है, मतलब दिस इज इथाइल कार्बोकैटायन। आइए, आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर आप देख सकते हैं ये sp2 सिस्टम है, जिसके बगल में sp3 वाला अल्फा कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है। दिस इज द केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा पी कंजुगेशन। आइए मैं आपको दिखा देता हूं, एक H को मैं अलग करके दिखा दे रहा हूं और ये CH2 प्लस होता है। आपको मालूम होना चाहिए क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज होंगे और इसका एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। H के इलेक्ट्रॉन चले गए, H पर प्लस आ गया, ये सिंगल से डबल हो गया, 3 है ना, ठीक। तो ये इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन है इसके P के साथ ओवरलैप करेगा। अगर देखिए बेटा, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ध्यान दो बेटा, प्लस होने के कारण इसके पास एक इम्पटी p ऑर्बिटल होगा, ठीक है, ऑर्बिटल होगा। अच्छा, ये कार्बन sp3 है, तो sp3 और H की ओवरलैपिंग होगी और ये एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा, बाकी 2 H एज इट इज लगे होंगे, ये 2 H एज इट इज लगे हैं और ये तीसरे वाले H को मैंने sp3 और S की ओवरलैपिंग से दिखाया है। तो क्या होगा, या ध्यान दीजिए सब लोग, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये इस प्योर p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगी और इसी फिनोमिना को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं या सिग्मा p कंजुगेशन हम कहते हैं। तो ये 4 तरीके समझाए मैंने। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को खोल के लिखा, फिर इस स्ट्रक्चर में मैंने अल्फा हाइड्रोजन को दिखाया और हाइपर कंजुगेशन दिखाते हुए मैंने इसका एक दूसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया। आपको फीलिंग डेवलप हो गई। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर घुसने जा रहा हूं, तो मैंने दिखाया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास इम्पटी p ऑर्बिटल होगा। अल्फा कार्बन sp3 है, तो sp3
और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बना होगा, ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, sp3 और cs2 का जो p ऑर्बिटल है उसकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी को कहते हैं सिग्मा p कंजुगेशन, राइट। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, नो डाउट। तो पहला वाला स्ट्रक्चर पाई पाई कंजुगेशन को शो कर रहा है और दूसरा वाला स्ट्रक्चर सिग्मा p कंजुगेशन या हाइपर कंजुगेशन को शो कर रहा है। एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन था। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है। अच्छा, ये वाला सवाल देखिए क्या है इस सवाल में भाई, इसी में कर देते हैं। आरएस कन्फिगरेशन निकालना है। आरएस निकालते समय सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सिप रूल, कॉन इंगोल्ड प्रीलॉग रूल। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा ब्रोमीन का है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, फिर कार्बन की थर्ड प्रायोरिटी, हाइड्रोजन की फोर्थ प्रायोरिटी। अच्छा बच्चों, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वेज से लगा हुआ है, इट इज बिलो टू द प्लेन ऑफ द पेपर, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग घूमेंगे 1 2 2 2 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कन्फिगरेशन क्या होगा, आर होगा। फर्स्ट आंसर है, आंसर में करेक्शन कर लीजिएगा, छठवें के आंसर में करेक्शन था, आर इसका आंसर होगा, ठीक है। 1 2 2 2 2 3 जा रहे हैं, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो टू द प्लेन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। घूमने पर क्लॉकवाइज आप घूम रहे हैं, हम इसको आर कहेंगे, और घूमने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम इसको एस कहेंगे। आंसर करेक्शन है, फर्स्ट आंसर लगाइएगा। छठवें के बाद आपने 7वें नंबर क्वेश्चन पूछा है, लीजिए भाई 7वें नंबर में चलते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अब इसके ऊपर सर्वप्रथम न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों कर रहा है, ये कार्बोनिल कार्बन के इस पॉजिटिव चार्ज को देख रहा है। आल्दो ये प्लेनर है तो पीछे से आगे से कहीं से करिए एक ही बात है, और ये यहां चला गया और इस प्रकार से ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जो यहां पे जाके जुड़ जाएगा। दिस स्टेप इज स्लोवेस्ट स्टेप, सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, अब सवाल ये है, अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी की मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल आंसर है, कार्बोनिल कार्बन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतनी तेजी से होगा। तो हम ये लिख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स nucleophilic addition reaction is directly proportional to magnitude of positive charge over carbonyl carbon over carbonyl carbon। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड डियर कीटोन। ओके, आप जो सब लोग देखेंगे ध्यान से, इस कार्बोनिल कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड हमें देखना है घटेगा या बढ़ेगा। हाइड्रोजन ना प्लस आई ना माइनस आई तो बेकार है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। एल्किल ग्रुप आर प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो इसके पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर देखिए दो दो प्लस आई ग्रुप लगे हैं, बोथ आर इलेक्ट्रॉन विद
डोनेटिंग ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहां पे नेगेटिव आएगा और इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज काफी कम हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी काफी कम हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आया। अब इस सवाल को देख सकते हैं। चलिए देखा जाए बेटा, मैं ऊपर रब करना चाहूंगा, जगह चाहिए होगी मुझको। देखिए एसिटाल्डिहाइड हमारे पास है, दैट इज एल्डिहाइड। हमारे पास एसीटोन है, दैट इज कीटोन। कीटोन की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम होनी है। हमारे पास मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन है। बच्चों मिथाइल का मतलब CH3 हो गया, और टर्सरी ब्यूटाइल, इसके दूसरे हाथ पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा होगा। जस्ट ए मिनट, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाना है हम लोगों को, दैट इज CH3 का होल थ्राइस C, टर्सरी ब्यूटाइल। और दूसरा है डाई टर्सरी ब्यूटाइल, दोनों हाथों पे आपको टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाना है। एक टर्सरी ब्यूटाइल ये हो गया, एक टर्सरी ब्यूटाइल ये हो गया, ये। अरे यार कोई भी बता देगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एसिटाल्डिहाइड। अब तीनों की तीनों कीटोन है। मिथाइल ग्रुप का प्लस आई पावर कम होता है, टर्सरी ब्यूटाइल का प्लस आई पावर ज्यादा। प्लस आई पावर अगर ज्यादा तो कार्बोनिल के पॉजिटिव को कर देगा कम, रिएक्टिविटी कम कर देगा। तो ये सेकेंड नंबर पे आएगा, इसकी रिएक्टिविटी थर्ड नंबर पे होगी, और ये लीस्ट रिएक्टिव बच्चों होगा। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है? डाई टर्सरी ब्यूटाइल लीस्ट रिएक्टिव, देन मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल, देन एसीटोन, देन एसिटाल्डिहाइड। सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति रिएक्टिविटी आपने देखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बेटा आपने 9th पूछा है। ये देखिए 9th भी पूछा है और 10th भी पूछा है। आइए 9th और 10th देखिए बच्चों। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इज फर्निश्ड बाय, आपको मालूम होना चाहिए, एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड आयन का मतलब है एल्क ऑक्साइड। ये इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। पहला वाला सोडियम मिथॉक्साइड है, तो यहां से मिथॉक्साइड आयन मिलेगा। दूसरा वाला टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड है, ये है दूसरा वाला। तीसरा वाला आइसोप्रोपाइल है, और चौथा वाला इथॉक्साइड। कोई भी स्टूडेंट देख के बता सकता है कि मिथॉक्साइड के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, जबकि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, और ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। ओके, सो व्हाट इज द आंसर? मिथॉक्साइड आयन जो होगा ये मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट हाईली रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल होगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा है, आइए 10 भी देख लेते हैं लगे हाथों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सामने देखिए, देखिए ये मान लो कोई एल्केन है या कुछ भी मान लीजिए आप, ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे लिखें। ठीक, देखिए अपन को इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो तोड़ने पे अपन करेंगे क्या? आप उस कार्बन पे फ्री रेडिकल लगाएंगे। अब देखिए इस बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड फ्री रेडिकल।
बहुत ही सिंपल है समझना, याद मत करिएगा। देखिए वेरी सिंपल, बनने वाला फ्री रेडिकल जितना स्टेबल होगा, हर चीज स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहती है, तो ये बॉन्ड उतनी आसानी से टूटेगा और उतनी जल्दी से स्टेबल फ्री रेडिकल में बदलेगा। अर्थात बनने वाला फ्री रेडिकल जितना स्टेबल होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी। दैट्स इट। तो कभी भी CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करी जाए, आप कुछ मत किया करिए, उस H को हटाइए और कार्बन पर बिंदी लगा दिया करिए। जो बिंदी जितनी स्टेबल होगी, उस CH बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। आई होप अब इस सवाल को मैं यहां पे करने जा रहा हूं, थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आप आराम से देख सकें। ये है, ये HC है, ये HB है और ये H है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इस बॉन्ड को तोड़ा, यहां बिंदी लगेगा, इस बॉन्ड को तोड़ा, यहां बिंदी लगेगा, इस बॉन्ड को तोड़ा, यहां बिंदी लगे। कोई भी देख सकता है ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल एलिलिक है, इसको भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा। एक एटम जिसपे फ्री रेडिकल दूसरे जुड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये वाला फ्री रेडिकल एलिलिक फ्री रेडिकल है और ये वाला फ्री रेडिकल भी एलिलिक फ्री रेडिकल है। बोथ आर रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब क्या किया जाए, तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो फ्री रेडिकल है 1 2 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है, टर्सरी एलिलिक है, और ये वाला फ्री रेडिकल 2 तरफ कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी एलिलिक है। तो ऑफ कोर्स टर्सरी एलिलिक फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल होगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान होगा। ये वाला फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसको नहीं मिल रहा है, दिस इज सिंपल ए सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो इन तीनों फ्री रेडिकल में ये वाला फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान होगा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी इसको तोड़ने के लिए, और सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने के लिए। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो आप इन्होंने क्या पूछा बच्चों, इन्होंने बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कौन सबसे आसानी से निकलेगा। तो सबसे आसानी से निकलेगा HA, उससे डिफिकल्टी से निकलेगा HC, और सबसे डिफिकल्टी से निकलेगा HB। द राइट आंसर इज सेकेंड। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखा है बच्चों। अगर आप ऑर्डर लिखना चाहते हैं ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का, ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का अगर ऑर्डर लिखना चाहते हैं, तो सबसे आसानी से बाहर आएगा HA, उससे डिफिकल्टी से बाहर आएगा HC, और सबसे डिफिकल्टी से बाहर आएगा HB। तो आंसर बच्चों क्या होगा, सेकंड आंसर होगा। बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 12 मेरे से पूछा है। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पेश किया जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, नीचे की तरफ है थोड़ा, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, ऑर्थोटोलुइडीन। एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर आप CH3 लगा दीजिए, दिस इज ऑर्थोटोलुइडीन, देन this is metatoluidine, this is paratoluidine, and this is N-methyl aniline। ठीक है, अब देखिए हमें इन्हें कंपेयर करना है। ये A है और ये दिया है, ए लिख गया है, फर्स्ट कर लीजिएगा, ये फर्स्ट है, N-मिथाइल एनिलीन को सेकंड नाम दिया गया है,
मेटाटोलुडीन को 3rd दिया गया है और पैराटोलुडीन को 4 दिया गया। अच्छा, अब हमें बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना था। वेरी सिंपल, आप देखिए इसमें बच्चों मैं एक और बना देता हूं एनिलीन करके, एक मैं अपने तरफ से बना देता हूं एनिलीन, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कंपैरिजन कराने जा रहा हूं, सबसे आराम सुनना। देखिए एनिलीन के जो 4 ये केस बने हैं, दे ऑल आर द प्राइमरी एमीन, NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, NH2, ये सब प्राइमरी एमीन है। जबकि ये जो देखिए ये सेकेंडरी एमीन है। क्या है बच्चों? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी एमीन जो होते हैं वो प्राइमरी एमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 1 2 3 4 5 इन 5 में सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो N मिथाइल एनिलीन होगा। बच्चों थोड़ी सी गलती भी है इसमें, वो गलती हम बाद में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप नॉर्मल तरीके से सोचिए कि सेकेंडरी एमीन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक है। हमें सर्च करना है लीस्ट बेसिक, तो ये तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता। हमें इन चारों को कंपेयर करना है। कंपेयर करते हैं, CH3 ग्रुप प्लस I प्लस R ग्रुप होगा। मेटा पे सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट शो होता है, पैरा पे प्लस I प्लस R, यहां तो कुछ है नहीं। प्लस I यहां पर मैक्सिमम होगा, दूरी बहुत कम है, और यहां पे प्लस I मिनिमम होगा, दूरी बहुत ज्यादा। आपको मालूम है प्लस I वाले ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये भी बढ़ा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ, ये भी बढ़ा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब के सब बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। एनिलीन में कोई भी ग्रुप नहीं लगा, बेसिक स्ट्रेंथ ना बढ़ेगी ना घटेगी। आप देख सकते हैं सबसे लेस बेसिक एनिलीन हो गया, उससे ज्यादा बेसिक 3rd वाला मेटा लिख दे रहा हूं मैं, मेटा हो गया। उससे ज्यादा बेसिक देखिए ऑर्थो में प्लस I ज्यादा है जबकि पैरा में प्लस I कम है, तो पैरा आएगा और फिर बच्चों आएगा ऑर्थो। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बट आपको मालूम है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। कौन सा इफेक्ट लग गया? ऑर्थो इफेक्ट लग गया। इसलिए सही ऑर्डर क्या बनेगा? पैरा सबसे ज्यादा, फिर मेटा, फिर एनिलीन और फिर ऑर्थो। ये तो 4 प्राइमरी एमीन होंगे। अगर मैं इसी में इसको सेट करना चाहूं सेकंड वाले को, तो वो सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन प्राइमरी एमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं, तो रूल के मुताबिक तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन बच्चों में बताना चाहूंगा पैरा से कम होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। N मिथाइल एनिलीन, यही लोचा था जो मैंने शुरू में बोला था। एक गड़बड़ी है, वो बाद में आपको बताएंगे। तो लीस्ट बेसिक बच्चों कौन आ गया? ऑर्थो वाला लीस्ट बेसिक आ गया, ऑर्थोटोलुडीन। बाबड़ा क्लियर हो गई? तो देखिए कैसे हमने बच्चों को पहले बताया, सेकेंडरी एमीन है सबसे ज्यादा बेसिक हो गई, तो इसको हटा दो, अपन को लीस्ट ढूंढना है। अब ये 4 हमारे पास है, प्लस I प्लस R से हमने ऑर्डर बनाया, ऑर्डर हमारा ये बना। हमें एकदम से याद आया कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक देन एनिलीन ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, तो हमने इसको उठा के पीछे ले गए। दिस इज द राइट ऑर्डर। फिर मैंने अंतिम गड़बड़ी को सही कर दिया कि सेकेंडरी एमीन होने के बावजूद भी ये पैरा वाले से लेस बेसिक होता है। सो ये आपका राइट ऑर्डर है, ऑर्थो वाला लीस्ट बेसिक होगा। 12 का आंसर होगा बच्चों फर्स्ट। 12 के बाद बेटा आपने हमसे पूछा है 13। 12 के बाद आपने हमसे 13 पूछा है। ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिलो विल बी। इस रिएक्शन को देख के आपको समझना चाहिए, सॉरी, ब्रोमीन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर अंदर डिलोकलाइज होंगे, जिसके कारण ये बॉन्ड पार्शियल डबल हो जाएगा। इसीलिए एरोमेटिक हैलाइड जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति इनर्ट होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं।
मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। परंतु अगर हैलोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये सब्स्टिट्यूशन बड़े आराम से हो जाता है और बहुत आराम से हमें अपना प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ये देखिए, तो सवाल है ये प्रोडक्ट हमें कैसे प्राप्त होता है, तो इसके लिए हमने आपको पढ़ाया है एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म। एडिशन elimination mechanism for aromatic halide having electron withdrawing group at ortho or para position. This is a electron withdrawing group. आइए देखते हैं कैसे होता है, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, ये आपका एरोमेटिक हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल आया OH माइनस। ध्यान से लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये OH माइनस उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास हैलोजन है। ये देखिए, अच्छा सबसे पहले एडिशन होगा। ध्यान रखिएगा, जब ये अटैक करता है तो ये बाहर नहीं चला जाएगा, अभी नहीं जाएगा बाहर। सुनना, जब इसने इस पे अटैक किया तो हुआ क्या, इस कार्बन पे माइनस प्लस चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब है जब ये बॉन्ड टूटा होगा, इस पे प्लस आया होगा, इस पे माइनस आया होगा और प्लस पर ये न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो गया और इस प्रकार से देखिए फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में बच्चों क्या हो गया, एडिशन हो गया और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। ये माइनस आप ध्यान से देखिए तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा और यहां से इसके अंदर भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये नेगेटिव यहां से लेकर यहां तक डिलोकलाइज होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। जब ये यहां से लेकर यहां तक डिलोकलाइज होगा तो अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आपको बनाकर दिखाऊं तो रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कुछ ऐसा ही तो बनेगा। ये नेगेटिव जो है यहां से लेकर यहां तक डिलोकलाइज होगा इस प्रकार से। बच्चों इसका नाम होता है मीज़ेनहीमर कॉम्प्लेक्स। बोलो क्या नाम होता है, मीज़ेनहीमर कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एरिनियम आयन बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें प्राप्त होता है मीज़ेनहीमर कॉम्प्लेक्स विच इज ए कार्बन आयन। सुनना, देखिए सर्वप्रथम एडिशन हो रहा है और मीज़ेनहीमर कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बना। सुनना बच्चों, जब इसका एडिशन हुआ तो देखिए जरा, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई। एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होने के कारण ये तड़पने लगा, ये अपने आप को फर्दर स्टेबलाइज करना चाहेगा, एरोमेटिक करैक्टर को रीगेन करना चाहेगा। तो कैसे रीगेन होगा एरोमेटिक करैक्टर, आप देखिए क्या होगा। मैं यहां पर दिखा देता हूं बच्चों, ठीक है। ये निगेटिव इधर आया और ये ब्रोमीन जो है बॉन्ड पेयर को लेके अलग हो गया। ये तो मैंने वो बना दिया था रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अब यहां से देखिए तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये डबल हो गया, यहां पे OH आ गया और ये N। तो अगर ध्यान से आप देखें, फर्स्ट स्टेप इज एडिशन एंड सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेशन। इसीलिए इस मैकेनिज्म को एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म कहते हैं, जिसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर या इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज मीज़ेनहीमर कॉम्प्लेक्स। सो थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर, राइट बच्चों। और ध्यान रखिएगा, और भी बहुत सारी बातें हम यहां पर क्यों करें, जो क्वेश्चन पूछा गया वो मैंने आपको बताया। एनसीईआरटी 12th जिसमें एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर दिया गया है, उसमें ये मैकेनिज्म विधिवत बच्चों लिखी हुई है। तो आंसर क्या होगा,
थर्ड आंसर होगा। ओके, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ना लगा होता तो ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। इस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगने के कारण ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। क्यों पॉसिबल हो जाती है वो भी हम बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के कारण कार्बन आयन का डीलोकलाइजेशन बढ़ जाता है। आप देखिए यहां से डीलोकलाइज होकर जब ये यहां पर आएगा तो यहां से ये NO2 के अंदर भी डीलोकलाइज हो जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के कारण बनने वाले इंटरमीडिएट को ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाने पर एरोमेटिक हैलाइड भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। आइए मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करा देता हूं। आज रिवीजन चलना है तो थोड़ा बता देते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन ये दे दूं, और मैं इसमें NaOH डालूं और आपसे पूछूं बताइए यहां पे क्या बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये NO2 ग्रुप Cl के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे लगा है, Br के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पर है। Br बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो सकता, सिर्फ Cl पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा। Br लगा रहेगा और Cl जो है वो OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। कौन सी मैकेनिज्म है? एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म। ओके, सो 13 के बाद बच्चों आपने सवाल नंबर 14 हमसे पूछा है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर टू द कैटायन इंटरमीडिएट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल? नजरे सामने। आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं, अच्छा लगेगा। दिस इज एनिसोल। अच्छा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। Br प्लस अटैक करने आया, ऑर्थो या पैरा पे अटैक कर सकता है, बट ड्यू टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन मेनली पैरा पे अटैक करेगा। तो ये आप देखिए क्या बना दिया, ये बोर्ड जो है थोड़ा सा हैंग कर जाता है। पैरा वाला अपन को बनाकर देखना है, पैरा पे अटैक कराना। अब देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज पैरा पे अटैक कर रहा है तो जब ये पाई बॉन्ड टूटा होगा तो पैरा पे नेगेटिव होगा और यहां पर पॉजिटिव होगा। नेगेटिव पर Br प्लस जाके जुड़ जाएगा और ये देखिए बच्चों आपका इंटरमीडिएट बन गया। ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब आपने कराया था तो वहां पे कार्बन आयन मीज़ेनहीमर कॉम्प्लेक्स बन रहा था और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप देखिए एरिनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रेजोनेंस के द्वारा यहां पर पहुंचेगा। मैं नीचे बना रहा हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उम्मीद है रेजोनेंस कराना आपको आता है। यहां से दो रास्ते खुलेंगे। एक रास्ता यह खुलेगा कि ये डिलोकलाइज होकर यहां पर पहुंच जाए, और एक रास्ता यह खुलेगा कि इसका लोन पेयर इसके इम्पटी पी ऑर्बिटल में डिलोकलाइज हो जाए। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबल है। तो आप देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए जरा। पहला वाला स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखिए ये बना हुआ है, तीसरा वाला स्ट्रक्चर देखिए ये बना हुआ है और चौथा वाला स्ट्रक्चर देखिए ये बना है। आपको बताना इन चारों में मेन कंट्रीब्यूशन किसका होगा। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मेरे भाई मुझे कोसों दूर से दिखाई पड़ रहा है, मैं नहीं बताऊंगा। द आंसर इज फोर्थ, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इसके पास एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है। इन तीनों की तुलना में इसके पास एक बॉन्ड ज्यादा है। मोर इज द कोवलेंट बॉन्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फोर्थ वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा। आपको याद होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कैसे देखते हैं, नोट्स में खूब पढ़ाया हुआ है। तुम जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बच्चों बनेंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। बेटा ये नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप होता है बॉन्डों की संख्या को देखना, जिसके पास बॉन्ड ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर चाहे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के ऊपर ही क्यों ना लगा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। राइट। सो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा है। ओह, ये क्या हो गया था? क्वेश्चन नंबर 16, आ जा मेरे भाई, क्यों शर्मा रहा है? ये है, आ गया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। एन एल्किल ब्रोमाइड, कोई एल्किल ब्रोमाइड है, प्रोड्यूस ए सिंगल एल्कीन। हमने इसके ऊपर सोडियम इथॉक्साइड को डाला इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल। इलिमिनेशन हुआ और हमें एक सिंगल एल्कीन मिल गई। देखिए सिंगल एल्कीन मिल रही है। सिंगल एल्कीन तभी पॉसिबल है जब ये एल्किल ब्रोमाइड जो हो या तो टर्मिनल हो, प्राइमरी हो। अगर ये सेकेंडरी या टर्सरी है तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो या तो ये टर्मिनल हैलाइड हो और टर्मिनल हो, या फिर ये सिमेट्रिकल इंटरनल हैलाइड हो, तभी पॉसिबल है। अच्छा, ये सिंगल एल्कीन मिली, आपने जब इसका हाइड्रोजनेशन कराया तो हाइड्रोजनेशन कराने पे 2 मिथाइल ब्यूटेन मिल रहा है। इस सवाल में हम आपको बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, कोशिश करेंगे जितना अधिक से अधिक समझा सके आपको। बताइए ये एल्किल ब्रोमाइड क्या? बहुत तरीके से सवाल कर सकते हैं आप। ऑप्शन को देख के कर लीजिए, जल्दी कर लेंगे, और यहां से करेंगे तो भी आंसर बच्चों आएगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ऑप्शन को देख के करें तो जल्दी कर लेंगे। चलिए ऑप्शन को देख के करते हैं। 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन बना दिया बच्चों। 1 पे ब्रोमो है, अच्छा भाई, 2,2 डाई मिथाइल। बेटा आप जब इस पर इथॉक्साइड डालेंगे इन एल्कोहल, देखिए ये प्राइमरी एलाइड है, प्राइमरी एलाइड है, लेकिन जो इसका जो बीटा कार्बन है ये प्राइमरी अल्फा है। हेलोजन के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा। बीटा के पास आप ध्यान से देखिए तो हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहां पे E2 इलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पर हम लोग इवन इलिमिनेशन कराते हैं। Br हटेगा, यहां पे प्लस आएगा, और फिर वन कॉमा 2 मिथाइल शिफ्टिंग होगी। एक एक समझिएगा ध्यान से। यहां पे C आ गया और ये पॉजिटिव, मतलब आप ये सोचिए कि आपने Br इस कार्बन से हटाया है। अब जब आप डीप्रोटोनेशन करेंगे, यहां से डीप्रोटोनेशन किया तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, और यहां से डीप्रोटोनेशन किया तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। 2 प्रकार की एल्कीन इससे पॉसिबल है। इससे 2 प्रकार की एल्कीन पॉसिबल है।
यहां से डिप्रोटोनेशन किया तो ये एल्कीन बनेगी, और बगल वाले से अगर डिप्रोटोनेशन किया तो एल्कीन ये बनेगी। इसलिए आप देखिए, अपन को तो सिंगल एल्कीन चाहिए थी, यहां से दो प्रकार की एल्कीन पॉसिबल है, इवन मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगा, इसलिए पहला वाला आंसर बच्चों नहीं होगा, पहला वाला आंसर नहीं हो सकता। यहां से दो प्रकार की एल्कीन पॉसिबल है। वो अलग बात है कि ये वाली मेजर होगी क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये वाली माइनर होगी, लेकिन दो प्रकार की तो मिल रही हैं, जबकि हमको कितने प्रकार की चाहिए हैं? एक प्रकार की चाहिए। ओके, तो पहला वाला आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले को तो देखना ही बेकार है। क्यों? दूसरे वाले में टोटल कार्बन 4 है, जबकि हमारी एल्कीन के पास 4 और 1 5 कार्बन है, तो दूसरा वाला भी पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं ना भाई, एल्कीन के हाइड्रोजनेशन से सेम कार्बन का एल्केन मिलता है ना, तो अगर 5 कार्बन का एल्केन मिल रहा है तो एल्कीन भी 5 कार्बन की होगी, तो एल्किल हैलाइड भी 5 कार्बन का होगा, इसलिए यह पॉसिबल भी नहीं। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस सवाल में बहुत कुछ आपको बता सकता हूं। अगर मैं, ये आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको, अगर मैं दूसरे वाले को सॉल्व करूं, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने आएगा। अगर आप इसमें सोडियम इथॉक्साइड डालते हैं इन एथिल अल्कोहल, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये प्राइमरी हैलाइड है, जिसके बीटा कार्बन पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। प्राइमरी हैलाइड बच्चों एल्कोक्साइड आयन के साथ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं। यहां पे बच्चों SN2 होगा, एलिमिनेशन होगा ही नहीं, इसलिए यहां पर एल्कीन मेजर नहीं बनेगा, यहां पर ईथर मेजर बनेगा। यह भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट था। तो दूसरा वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता था, लेकिन अगर आप इसके ऊपर सोडियम इथॉक्साइड डालते भी हैं तो आपको एल्कीन मिल ही नहीं सकती है, आपका मेजर प्रोडक्ट जो होगा ईथर होगा। यही क्वेश्चन मैंने एक और भी दिया है आपको इसी में, तो ये समझ में आया। आइए तीसरे वाले को देखते हैं, हटा देना बच्चों, ठीक है। ये सेक्शन होता है इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन का सेक्शन है, काफी कुछ पढ़ा रखा है आपको। प्राइमरी एल्किल हैलाइड एल्कोक्साइड आयन के डालने पर हमेशा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही देते हैं। ये इलिमिनेटेड प्रोडक्ट दे सकते हैं अगर अल्फा बीटा, अगर बीटा कार्बन सब्स्टिट्यूटेड होता है, ब्रांचिंग होती है, तो हम लोग इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते। तीसरा वाला देखिए, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2, ये देखिए जो मैं अभी भी बता रहा था वही आपको दिखाई पड़ गया, अल्फा बीटा, बीटा पे ब्रांचिंग है। अब अगर आप इसमें सोडियम इथॉक्साइड डालते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है, यहां पर E2 इलिमिनेशन होगा। E2 इसलिए होगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है इसलिए E2 होगा। अगर हाइड्रोजन ना होता, यहां पर भी मिथाइल लगा होता, तो इवन मैकेनिज्म फॉलो होती, तो यहां से हटेगा Br और यहां से हटेगा H, आपको एक सिंगल एल्कीन प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया, सिंगल एल्कीन आपको प्राप्त होगी, जिसका हाइड्रोजनेशन कराने पर आपको 2 मिथाइल ब्यूटेन प्राप्त होगा। बिल्कुल सही है। सो थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चौथा वाला भी करके मैं आपको दिखा देता हूं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सोडियम इथॉक्साइड डालेंगे, E2 इलिमिनेशन होगा,
टर्सरी एल्किल हैलाइड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, E2 एलिमिनेशन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखिए यहां से H हटाएगा तो यहां डबल आएगा, यहां से H हटाएगा तो यहां डबल आएगा। दो प्रकार की एल्कीन पॉसिबल है इसमें भी, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। द राइट आंसर इज थर्ड। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, देखिए बच्चों, सवाल ये है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आपको दी गई है। आप देखिए दो दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक दो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, एक दो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, एक दो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, एक दो डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब एक तीसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए तीसरा इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है। ये पहले से उपस्थित दो ग्रुपों के नेचर पर डिपेंड करता है कि दे आर रीइंफोर्सिंग और एंटागोनिस्टिक। जैसे अगर आप ध्यान दें, यहां पर Cl और OH, ये भी OPD है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी OPD है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब क्या किया जाए तो इन दोनों में इसकी जो प्लस आर पावर है वो मैक्सिमम है। अगर इसकी प्लस आर पावर मैक्सिमम है तो ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा कि तीसरा इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा। चूंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे। पैरा वाली पोजीशन ब्लॉक है इसलिए ऑर्थो पे अटैक करेगा, तो ये सही डिनोट कर रहा है। हमें चेक करना है डज नॉट इंडिकेटेड, गलत वाला चेक करना है, ये सही है। ये भी बच्चों MD है, ये भी बच्चों MD है, और लकली आप देखिए ये भी चाहता है कि तीसरा वाला यहां पर आए, ये भी चाहता है तीसरा वाला यहां पर आए। बोथ ग्रुप आर रीइंफोर्सिंग, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो तीसरा वाला बिल्कुल यहीं पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बच्चों क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, यहां पर देखिए ये भी OPD है, ये भी OPD है, दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दोनों का नेचर भी सेम है। किसी एक को पकड़ लीजिए, मान लो इसको पकड़ लिया आपने, तो इसके अकॉर्डिंग जो है या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा। सुनना, ऑर्थो पर लगाने पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, इसलिए अगर इसको पकड़ते हैं तो इस वाली जगह पे आपको अटैक कराना चाहिए, और अगर इसको पकड़ते हैं तो इस जगह पर आपको अटैक कराना चाहिए। जबकि ये अटैक करा रहे हैं यहां पर, और यहां पर फील होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए ये वाला एरो गलत है, इसलिए यही वाला राइट आंसर होगा। आपसे यही पूछा है इन चारों में कौन सा एरो गलत है, तो ये वाला एरो देखिए गलत है। यहां पे अगर आप लगाएंगे थर्ड इलेक्ट्रोफाइल को तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, तीनों ग्रुप एक साथ आ जाएंगे, इसलिए बेटा ये वाला गलत हो जाएगा। यही आपका आंसर। यहां पर आइए, OPD दोनों OPD क्या करें, जिसकी प्लस आर पावर ज्यादा हो, इसकी प्लस आर पावर ज्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो या पैरा पे आएगा। पैरा चूंकि ब्लॉक है, ऑर्थो पे आएगा, ये बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर होगा थर्ड। तो हम लोग एक्चुअली में देखते हैं OPD है या MD। ओके, दोनों OPD है या दोनों MD है या एक OPD है और एक MD है। ओके, आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आपने हमसे क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है। ये रहा 21। क्या पूछा है इसमें, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर डिहाइड्रेशन। मेरे भाई आपको ये मालूम होना चाहिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल फॉर डिहाइड्रेशन, जो कि एक इवन मैकेनिज्म होती है।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है उस एल्कोहल की रिएक्टिविटी डिहाइड्रेशन के प्रति उतनी ज्यादा होती है। ये फिनॉल है, अगर इसको हटा के आप यहां पे प्लस लगाते हैं ये फिनाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, धरती का लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फिनाइलिक कार्बोकैटायन। बिल्कुल रद्दी होता है, बिल्कुल कबाड़ी होता है, कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, टोटली अनस्टेबल बच्चे होता है। इस वाले OH को हटा के जब यहां पे प्लस लगाएंगे, देखिए डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसको हटा के प्लस लगाएंगे, एक बार रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और यहां पे कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सेकंड के पास है, सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड है, तो सेकंड एल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे तेजी से होगा। फिर थर्ड वाले का, अब भैया पहला वाला तो रद्दी है भैया, उसका डिहाइड्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। बेंजीन पर OH लगा दिया, ये फिनॉल बन गया, इसका डिहाइड्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 दिस इज द राइट आंसर। बेटा 21 के बाद आप लोगों ने सवाल नंबर 26 पूछा है, जिसका जो डाउट हो अच्छे से देख ले। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी 26 ये है। आई अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको ये 3 एल्कीन दी गई हैं और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हाइपर कंजुगेशन से चेक करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कंपेयर्ड बाय हाइपर कंजुगेशन and hyperconjugation is compared by number of alpha hydrogen। ओके, आइए आप लोग देख सकते हैं, ये आपका sp2 सिस्टम बन गया है, जिसके बगल में अल्फा ये है, 2H ये है और 2H ये है, 4 अल्फा H इसके पास है। यहां पर देखिए ये sp2 सिस्टम है, 2H यहां पर है, 2H यहां पर है, 3H यहां पर है और 3H यहां पर है। 3 3 6 और 4 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देख सकते हैं आप, 2H ये है, 2H ये है, 2H ये है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा, हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा, स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा। 2 3 1 इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या से चेक करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन किसे मानते हैं? sp2 सिस्टम हो जाता है, ये फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, और इसके बगल वाला जो sp3 कार्बन होता है उसके हाइड्रोजनों को हम अल्फा हाइड्रोजन मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चल 26 के बाद बच्चों आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। ये देखिए 28, ये तो नहीं पूछना चाहिए था भाई, बिल्कुल भी। एसिडिक स्ट्रेंथ का आपसे ऑर्डर पूछा गया है, चलिए बनाना पड़ेगा। ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, मेटामिथाइल बेंजोइक एसिड, पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड एंड सिंपल आप मान लीजिए बेंजोइक एसिड। ये ऑर्थो है, ये मेटा है,
ये पैरा है और ये बेंजोइक एसिड। फिर से जैसा थोड़ी देर पहले मैंने एनिलीन का केस बताया था, बिल्कुल वैसे यहां पर है। CH3 इज ए प्लस आई ग्रुप प्लस आर, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होगा, प्लस आई ग्रुप प्लस आर, यहां कुछ नहीं। ऑर्थो पर डिस्टेंस कम है, प्लस आर मैक्सिमम होगा, मेटा पे मिनिमम होगा। प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ को बच्चों घटाएंगे। तो सबसे ज्यादा एसिडिक आ जाएगा बेंजोइक एसिड। ऑर्थो मेटा पैरा के केस में ऑर्थो और पैरा में दो दो डिक्रीज करने वाले फैक्टर हैं, जबकि मेटा में सिर्फ एक डिक्रीज करने वाला फैक्टर है, तो मेटा की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ऑर्थो और पैरा में देखिए डिक्रीज करने वाला फैक्टर बड़ा है, यहां पे डिक्रीज करने वाला फैक्टर छोटा है, तो पैरा का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ऑर्थो का कम। ये आपने ऑर्डर बना लिया अपने कॉन्सेप्ट से। जिस प्रकार से एनिलीन के केस में ऑर्थो इफेक्ट होता है, यहां पर भी ऑर्थो इफेक्ट होता है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर एसिड। तो इसको उठा के सबसे आगे रखेंगे, तो ऑर्थो सबसे एसिडिक हो जाएगा, फिर बेंजोइक एसिड, फिर मेटा और फिर पैरा। मतलब एनिलीन में उठा के पीछे करते हैं ऑर्थो को, और बेंजोइक एसिड में ऑर्थो को उठा के सबसे आगे रख देते हैं। तो ऑर्डर बताइए, ऑर्थो वाला सबसे आगे है पी, फिर बेंजोइक एसिड आएगा एस, फिर मेटा आएगा क्यू, और फिर आएगा पैरा आर। PSQR थर्ड इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखो बच्चों, एनिलीन में एनिलीन को उठा के ऑर्थो वाले को एनिलीन के पीछे कर देते हैं, और बेंजोइक एसिड में ऑर्थो वाले को उठा के सबसे आगे कर देते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आपने पूछा है, ये रहा। देखिए बेटा, विच कर्व एरो नोटेशन इज इनकरेक्ट, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, बिल्कुल सही है। आपने एक फुल कर्व्ड एरो दिखाया है, अब मतलब आपने सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा है। ध्यान रखिए, फुल कर्व्ड एरो शो करता है हेटेरोलिसिस को, एंड हाफ कर्व्ड एरो शो करता है होमोलिसिस को। कार्बन और सल्फर में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जब भी ये बॉन्ड टूटेगा बॉन्ड पेयर सल्फर की तरफ जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, होमोलिसिस होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, बिल्कुल सही है। पाई इलेक्ट्रॉन में हेटेरोलिसिस हो रही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा, बिल्कुल सही है। देखिए, कॉपर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कार्बन की तरफ होना चाहिए, आपने कॉपर की तरफ करा दिया, ये बिल्कुल गलत है, यही आपका राइट आंसर होगा। मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज को बियर करते हैं, निगेटिव चार्ज को बियर नहीं करते बच्चों, इसलिए ये गलत होगा। कल एक बड़ी गलती हो गई, जीना उतर रहे थे और थोड़ा सा कूद गए, और वहाँ पर एक पेच था ऐसे रखा हुआ था स्क्रू, रात के 1:30 बजे की बात है, वो स्क्रू पैर में घुस गया, काफ़ी खून वून निकल आया, तो थोड़ा चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। खैर, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछा है। अब 33 मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया। ये वाला सवाल देखिए, देखिए, हाँ, अभी अपन को बताना ही नहीं पड़ेगा, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, और प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर अगर हम कोई एल्कोक्साइड आयन डालते हैं तो वो SN2 पैटर्न को फॉलो करता है। एलिमिनेशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग हो। अगर बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग नहीं है तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा, ये O माइनस अंदर जाएगा, Br माइनस बाहर जाएगा, और मेजर प्रोडक्ट बच्चों ये बनेगा। सो सेकंड इज द राइट आंसर,
ये भी बनेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा, इलिमिनेशन वाला माइनर होगा और सब्स्टिट्यूशन वाला बच्चों मेजर होगा। राइट बच्चों 34 वाला सवाल आपने पूछा है। 34 वाला क्वेश्चन बताने से पहले स्ट्रक्चर टू बी रिमेंबर, स्ट्रक्चर जो आपको लर्न होने चाहिए। आपको याद होगा मैंने आपको ड्रग्स पढ़ाई हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं ड्रग्स, काफी सारी चीजें बताई हैं। ड्रग्स में कुछ स्ट्रक्चर तो बेटा एनसीईआरटी में बहुत सारे बने हैं, लेकिन हम लोगों को 4-5 स्ट्रक्चर बच्चों याद होने चाहिए। जैसे बात करेंगे हिस्टामीन की। हिस्टामीन एक केमिकल होता है जिससे एलर्जी होती है। इसको खत्म करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, मैंने भी बच्चों याद ही किया है। ये देखिए, और इसमें एक एन यहां पर होता है, ये देखिए बच्चों, ये हिस्टामीन का स्ट्रक्चर है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। दूसरा स्ट्रक्चर क्लोरमफेनिकॉल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। नाइट्रोबेंजीन 3 कार्बन और तीनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री। नाइट्रोबेंजीन 3 कार्बन, तीनों कार्बन की वैलेंसी फ्री, OH OH, और यहां पे लगाएंगे डाइक्लोरो एसिटामाइड। क्या लगाएंगे? डाइक्लोरो एसिटामाइड। नजरें सामने होनी चाहिए। दिस इज एसिटामाइड, दिस इज एसिटामाइड। डाइक्लोरो, डाइक्लोरो का मतलब है 2H यहां से हटाइए, 2H यहां से हटाइए और 2 Cl लगा दिए, डाइक्लोरो एसिटामाइड। अब इसको यहां पे चिपकाना था तो नाइट्रोजन की वैलेंसी भी फ्री करानी पड़ेगी, तो यहां से नाइट्रोजन की वैलेंसी हमने फ्री करा दी और इसको जाके इसको नाम दिया है मैंने डाइक्लोरो एसिटामाइड। इसको आपने बीच वाले कार्बन पे चिपका दिया तो क्लोरमफेनिकॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का फार्मूला बन गया। याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कुछ स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। 2 मैंने बता दिए, और देखिए मैं इसको हटाना चाहूंगा। और बच्चों हमें याद होने चाहिए क्लोरोजैलिनॉल, डिटॉल के अंदर होता है। यहां पे जो जाइलिन है वो मेटाजाइलिन है। जाइलिन का मतलब होता है 2CH3 ग्रुप। ये ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है। क्लोरोजैलिनॉल में मेटा डाइमिथाइल बेंजीन होता है। ऑल का मतलब OH ग्रुप और क्लोरो का मतलब Cl। दिस इज क्लोरोजैलिनॉल। बच्चों आपको ये याद होना चाहिए। डिटॉल के अंदर होता है बच्चों ये। नेक्स्ट सैकरीन, सैकरीन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है। स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, CO और यहां पे SO2 होता है। जैसे सैकरीन आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। सुक्रालोज, सुक्रालोज का स्ट्रक्चर से अच्छा है, बस एक पॉइंट याद होना चाहिए कि सुक्रालोज इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। सफिशिएंट है, ठीक है।
एक और है, ये सुक्रालोज भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है, सैकरीन भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है। एक और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एस्पार्टेम क्या होता है? देखिए बच्चों, एस्पार्टेम बनाने के लिए हमारे पास दो एमिनो एसिड होते हैं, एक एस्पार्टिक एसिड। एमिनो एसिड बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, अल्फा एमिनो एसिड। अब हमने दो एमिनो एसिड लिए, देखिए बेटा, पहला एमिनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड, इतना भाग कॉमन रहता है और सिर्फ इतना भाग चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए CH2COOH, दिस इज एस्पार्टिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक एमिनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड। तो पहला एमिनो एसिड हमें क्या लेना है? एस्पार्टिक एसिड लेना है, जिसकी हेल्प से हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट एस्पार्टेम का फॉर्मूला करेंगे। दूसरा हमें क्या लेना है, जरा वो भी देखिए। ये देखो बेटा, सब लोग देखो, ध्यान से देखिएगा। NH2 को मैंने इधर कर दिया है। R में अगर आप CH3 लगा दें तो इसे कहते हैं एलेनीन। क्या कहते हैं? एलेनीन। और एलेनीन में अगर एक H को हम हटा दें और उसकी जगह लगा दें फिनाइल, तो दिस इज फिनाइल एलेनीन। ये दूसरा एमिनो एसिड है जो एस्पार्टेम बनाने में हेल्प करता है। सुनिए, जो दूसरा एमिनो एसिड है उसको हम लोग एसिड के फॉर्म में ना लेके ईस्टर के फॉर्म में लेते हैं, मतलब इस COOH को मैथिल एल्कोहल से ट्रीट करते हैं और इसको ईस्टर में बदल देते हैं। ये देखिए, तो फिनाइल एलेनीन मिथाइल ईस्टर। अब मेरी बात सुनिएगा, देखिए क्या होने वाला है। इस प्रकार से H2O निकल जाता है और ये CO इस NH के साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद जो बनता है उसी को हम कहते हैं एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम के अंदर दो एमिनो एसिड होते हैं, एक एस्पार्टिक एसिड होता है और दूसरा मिथाइल ईस्टर ऑफ फिनाइल एलेनीन होता है। तो इतने स्ट्रक्चर आपको मिनिमम याद होने चाहिए। ओके, चलिए इसको लिख लीजिएगा, जहां पे मैंने आपको सीट दी थी वहां पे स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। आइए, अब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, सवाल में कोई दम नहीं। देखिए, हिस्टामीन के अंदर हमसे नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा है, वेट बाय वेट। तो नाइट्रोजन का वेट, कितने नाइट्रोजन है? 1 2 3। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 अपॉन इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट। देखिए जरा सब लोग, देखिए इस कार्बन की एक वैलेंसी पे H होगा, इस कार्बन की एक वैलेंसी पे H होगा, इस कार्बन की 2 वैलेंसी पे H होगा और इस कार्बन की 2 वैलेंसी पे H होगा और कहीं H नहीं। देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9 और नाइट्रोजन 1 है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, 12 पंचे 60। अच्छा जस्ट ए मिनट, नाइट्रोजन कितने थे? 1 2 3, तो 12 पंचे 60 प्लस 9 और 14 तिहाई 42, 111 into 100।
दिस इज योर आंसर। ये मोल कॉन्सेप्ट का बच्चों क्वेश्चन था, लेकिन हिस्टामीन का स्ट्रक्चर, जब ये सवाल आईआईटी में आया था तो उन्होंने हिस्टामीन का स्ट्रक्चर नहीं दिया था। मैंने आपको हिस्टामीन का स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया है ताकि मैं ये बता सकूं कि ये स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। राइट, आप सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो मेरे ख्याल से यही आता है। ठीक है, 34 के बाद आपने 36 क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा है। आइए बेटा उसको देख लेते हैं। 36 ये देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पेनिसिलिन। आइए, एंटी बैक्टीरियल फंगस ड्रग, बिल्कुल सही बात है। एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिलिन इज इट्स सिंथेटिक मॉडिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये संदेह है। आप लोग यहीं पे गड़बड़ कर गए होंगे, मैं समझता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पेनिसिलिन जी की बात करें, ध्यान दो सब लोग, पेनिसिलिन जी इज ए नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। यहां पर देखिए पेनिसिलिन जी नहीं लिखा है, सिर्फ पेनिसिलिन लिखा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन संदेह है। क्योंकि पेनिसिलिन जी तो नैरो स्पेक्ट्रम है, लेकिन पेनिसिलिन के दूसरे मॉडिफिकेशन एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिलिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। तो सिर्फ यहां पर पेनिसिलिन लिखा है, तो ये वाला क्वेश्चन संदेह की नजरों में देखा जाएगा। तो अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। इट हैज ए बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट, बच्चों ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। पेनिसिलिन इज ए बैक्टीरियोसाइडल। आपको याद हो एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कमीनो, कुत्तों और कमीनो नहीं, कुत्ता नहीं बोलना है, सिर्फ कमीनो से काम चलेगा। कमीनो, पियो और मरो, याद है? कमीनो, पियो और मरो। साले पियोगे तो मरोगे ना। कमीनो का के हटाओ भाई, एमीनो, एमीनो ग्लाइकोसाइड, पी पेनिसिलिन, ओ उफ्लॉक्सासिन। मरो का मतलब किल करना, और जो बैक्टीरिया को मारते हैं, किल करते हैं, उन्हें बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। तो पेनिसिलिन जो होती है वो बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गारंटी से फॉल्स है। करेक्ट पूछा है, 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है। फोर्थ वाला तो इनकरेक्ट है, फोर्थ वाला तो इनकरेक्ट है, फोर्थ वाला तो इनकरेक्ट है। तो गारंटी है तीसरा वाला भी क्या होगा, सही। ये इस पेनिसिलिन को जी के फॉर्म में ना लेकर उसके सिंथेटिक मॉडिफाइड के फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए आपने क्या आंसर टिक किया, फर्स्ट। बच्चों ये हम लोग का कंपटीशन है। कभी कभी कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो संदेह से भरे हुए होते हैं, तो परेशान नहीं हुआ जाता है, आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आंसर सही हो सकता है। अगर यहां पर पेनिसिलिन जी लिखा होता तो गारंटी थी ये वाला पॉइंट पक्का फॉल्स हो जाता। क्योंकि पेनिसिलिन जी नहीं लिखा है तो संदेह है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, ये नैरो स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। ऑप्शन को मैंने देखा तो पहला आंसर आ रहा है 36 का, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बच्चों इसके बाद आपने हमसे 38 पूछा है। क्यों पूछा भाई, ये क्या है इसमें, है? इक्वेनिल इज यूज्ड टू कंट्रोल डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन, बिल्कुल सही बात है। सब नोट्स में लिखवाया बेटा, फैक्ट है। अब इसमें मैं क्या बताऊं आपको। नॉरेथिंड्रोन इज ए एंटी फर्टिलिटी ड्रग, बिल्कुल सही बात है। 2 नाम मैंने बताए थे, एक नोरेथिंड्रोन बताया था और एक नेवेस्ट्रॉल, या इसी का दूसरा नाम होता है इथाइनिल एस्ट्रेडियोल। तो एक ये था नोरेथिंड्रोन
एंटी फर्टिलिटी ड्रग, और दूसरा था नोवेस्ट्रॉल, या इसी का नाम होता है इथाइनिल एस्ट्रेडियोल। ये दोनों होते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग। नेक्स्ट, 0.2% solution of phenol is antiseptic while its higher concentrated is disinfectant। बिल्कुल सही बात है बच्चों। कुछ ऐसे एंटीसेप्टिक हमारे पास हैं जो लो कंसंट्रेशन में एंटीसेप्टिक और हाई कंसंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट होते हैं। द पॉपुलर एग्जांपल इज फिनॉल। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। आंसर क्या टिक करेंगे? न। बच्चों मैं यहां पे आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है 0.2 to 0.4 ppm कंसंट्रेशन, और SO2 इन लो कंसंट्रेशन, ये दोनों भी डिसइंफेक्टेंट होते हैं, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं। 0.2 to 0.4 ppm aqueous solution of chlorine and very low concentration of SO2, दोनों के दोनों डिसइंफेक्टेंट होते हैं। और 1% solution of phenol is also disinfectant। 3 एग्जाम्पल हो गए आपके पास डिसइंफेक्टेंट के। 38 के बाद आपने 41 हमसे पूछा है। 41 बच्चों आपने पूछा है, ये रहा 41। आइए देखते हैं। देखिए जो पॉलीमराइजेशन होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है, वो यूजली 2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, जिसमें एनसीईआरटी का पॉइंट है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इज मोस्ट कॉमन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इज मोस्ट कॉमन। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कार्बोकैटायन पॉलीमराइजेशन की, तो कार्बोकैटायन पैदा करने के लिए हम लोग या तो लुईस एसिड डालते हैं या फिर प्रोटोनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जो H+ हमको दे। H+ एल्कीन पर अटैक करके कार्बोकैटायन जनरेट करता है, और वो कार्बोकैटायन फर्दर एल्कीन पर अटैक करके पॉलीमराइजेशन करता है। सेम प्रोसीजर लुईस एसिड से भी होता है बच्चों। ये एल्कीन के ऊपर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉनों को घसीट लेता है और कार्बोकैटायन को पैदा करता है। फिर वो कार्बोकैटायन दूसरी एल्कीन पर अटैक करता है और पॉलीमराइजेशन करवाता है। तो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और फ्री रेडिकल होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम लोग इसको कराते हैं। खैर, क्वेश्चन इस समय कार्बोकैटायन मैकेनिज्म पर है, आयनिक मैकेनिज्म। अगर हम लोग बात करें कार्बोकैटायन मैकेनिज्म की, तो इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड या प्रोटोनिक एसिड, इनका काम ही होता है कार्बोकैटायन को जनरेट करना। जैसे मान लीजिए हम प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन कराना चाहते हैं, क्या हुआ देखिए, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये क्या करेगा, स्पाई इलेक्ट्रॉन को घसीट लेगा, और देखिए क्या जनरेट हुआ, BF3 पे माइनस आ गया, CH2 CH+ आ गया। इस प्रकार से ये इंटरमीडिएट जनरेट हो गया। दिस इज जो है इनिशिएशन स्टेप है बच्चों ये। और अब ये इनिशिएशन स्टेप क्या होगा, चेन इलोंगेशन में बदलेगा, और ये कार्बोकैटायन दूसरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। मैं करके दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए उल्टा लिख रहे हैं, ये प्रोटीन है, क्या होगा फिर वही बात, कटा माइनस प्लस, सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, और ये प्लस जो है माइनस से जाके जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिए सब लोग, माइनस CH2 CH CH3
CH2 CH3 प्लस, ये बन गया। फिर ये क्या करेगा, ये तीसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, यहां पर फिर से CH2 CH3 जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉलीमराइज होता चला जाता है और यहां पे ऐसे ऐसे कर देते हैं। बच्चों बेटा बात क्लियर हो रही है? तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा स्टेप चेन इनिशिएशन को डिनोट कर रहा है। पांचवा वाला स्टेप चेन इनिशिएशन को डिनोट कर रहा है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहां पर भी हो रहा है, लेकिन ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है प्राइमरी, और इस अटैक में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, दैट इज सेकेंडरी। इसलिए पांचवा वाला सही आंसर होगा। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से टेस्ट नंबर 5 जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करूंगा मोस्ट ऑफ द बच्चे 9:30 to 10:30 PM 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मंगलवार और शुक्रवार को टेस्ट होता है लाइव, उसको लाइव टेस्ट दिया करें और एक फीलिंग डेवलप किया करें। मिलते हैं अगले टेस्ट के डिस्कशन में, तब तक खुश रहो बच्चों, मस्त रहो, पढ़ते रहो और मेरे साथ जुड़े रहो। ओके बेटा, थैंक यू।